देखिए, हम लोग आज जो पढ़ रहे हैं, पिछला क्लास में आपको एक मैथ का एक पार्ट बताया गया जिसका नाम क्या था? वेक्टर। इसके बारे में आपको केवल जान पहचान कराए हम कि वेक्टर क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको वेक्टर आना जरूरी है। ठीक है, तो वेक्टर किसको कहते हैं, कुछ इसका एग्जाम्पल भी बताए। वेक्टर को कैसे जोड़ना है उसको हम सिखा ही रहे थे। आज हमारा दूसरा क्लास है, तो आज हम वेक्टर पे बात नहीं करेंगे। आज हम बात करते हैं मैथमेटिक्स का ही एक टॉपिक है जिसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? जिसको हिंदी में बोलते हैं कलन। हिंदी में बोला जाता है क्या? कलन। कलन का मतलब क्या होता है? ऐसा कुछ पता चल रहा है क्या? कैलकुलस, इससे आपको कुछ आइडिया मिल रहा है कैलकुलस किस वर्ड से बना है? ये बना है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो हम लोग सुने हैं ना, कैलकुलेशन करते भी हैं। कैलकुलेशन किसको बोला जाता है? किसी भी चीज को गणना करना। कैलकुलस किसको बोलते हैं? किसी भी चीज को गणना करना क्या कहलाता है? तो यहां पे हिंदी में जो कलन लिखा गया है, कलन का मतलब भी हम बोल सकते हैं गणना करना। क्या बोल सकते हैं? गणना करना। देखो, पूरा फिजिक्स अगर समझेंगे हम, तो पूरा फिजिक्स को अभी हम जो पढ़ने वाले हैं क्लास 11th और 12th में, तो वो हमारा न्यूमेरिकल फिजिक्स है। कैसा फिजिक्स है? जिसमें हमको सवाल बनाना होता है। अब कोई भी सवाल बनाएंगे तो 90% क्वेश्चन में ये कैलकुलस आपको मिलेगा। बिना इसके कोई सवाल हम नहीं बना सकते। समझ रहे हो बात को? तो जिस तरह से वेक्टर इंपॉर्टेंट है ना, जैसे कि हर चैप्टर में घुसा हुआ है, उसी तरह से ये कैलकुलस, जिसको हिंदी में क्या कह रहे हैं, कलन, ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ये हमारे लिए नया चीज है। हम क्लास 10th में, बताइए, कैलकुलस के बारे में कुछ सीखे हैं क्या? कलन कभी पढ़े थे 10वां में, 9वां में? बताओ, पढ़े हैं कभी? नहीं ना। तो ये हमारे लिए कैसा है, नया चीज है। लेकिन आप समझ सकते हैं इसको। कैसे समझेंगे? जैसे बताओ, आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं? नाम सुने हैं? बोलो, सुने हैं कि नहीं सुने हैं? त्रिकोणमिति। ज्यामिति सुने हैं? ज्यामिति। उसके बाद आप बीजगणित सुने होंगे। त्रिकोणमिति को क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। ज्यामिति को क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। बीजगणित को क्या बोलते हैं? अलजेब्रा। तो बताइए, ये नाम सुने हैं आप? ये नाम सुने हैं ना? तो जैसे हम 9th 10th में गणित में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में भी त्रिकोणमिति, ज्यामिति और बीजगणित कहते हैं, ठीक इसी के जैसा एक नया नाम सुन रहे जिसका नाम क्या है? तो ये सब पढ़े तो सुन लिए, इसको नहीं पढ़े इसलिए नहीं सुने। ये जो है, इसका जान पहचान ही कहां से शुरू होता है? 11 से। इसके पहले ये सिलेबस का कोई पार्ट नहीं था, इसलिए इसके बारे में हम नहीं सुने। अब हमारे सिलेबस में है तो अब हम नाम सुन रहे हैं। तो इसको भी कुछ अलग नहीं मानना है। इसको भी मानना है कि जैसे गणित में हम त्रिकोणमिति, ज्यामिति, बीजगणित, ट्रिगोनोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा पढ़ते हैं, उसी तरह से हम 11th 12th में क्या पढ़ते हैं? कलन पढ़ते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैलकुलस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैलकुलस। हिंदी में क्या बोलते हैं? कलन। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये बताइए, बैठाइए कि ये कुछ अलग नहीं है, ये भी गणित का एक पार्ट ही है जो हम अभी तक नहीं पढ़े थे, अब हमको नया पढ़ना है। सही है? तो हेडिंग बनाओ, तो हेडिंग बनाइए कैलकुलस। आज हम इसके बारे में आपको कुछ सिखाते हैं कि कैलकुलस क्या है। कैलकुलस को हेडिंग बनाइए, ब्रैकेट में लिखिएगा कलन। लिख लिए? तो हम क्या बताए अभी आपको
कि जैसे मैथ का बहुत सारा पार्ट है ना, कि एक ही पार्ट है। मैथ में पार्ट का नाम बताओ, अभी 3 को तो हम बताए। एक बताए ट्रिगो, त्रिकोणमिति, दूसरा बताया ज्यामिति जिसको ज्योमेट्री बोले, तीसरा अलजेब्रा बोले। इसके अलावा आप क्या पढ़े थे? पॉलिनोमियल, और क्या पढ़े थे? नाम बताइए। 2 4 वाला राखी से, वो तो अलजेब्रे में आ गया ना। निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़े थे, और स्टैटिक्स वो भी पढ़े थे। तो हम एक नाम बोले कि बहुत सारा नाम बोले? और सब क्या है? सब गणित है, सब मैथमेटिक्स है। अच्छा है, तो ये ऐसे समझो कि गणित का इतना सारा ब्रांच क्यों बनाया गया, गणित का इतना सारा शाखा क्यों बनाया गया? जैसे किसी भी चीज के बारे में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले बार उसके बारे में सही पढ़ क्यों रहे हैं? कारण क्या है पढ़ने का? उससे हमको क्या सीखने को मिलेगा? तभी तो आगे पढ़ने का एम पता चलेगा कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसमें आपका रुचि आएगा कि हाँ इसको सीखना जरूरी है। तो देखो, अपने दैनिक जीवन में प्रॉब्लम एक है कि बहुत सारा? बताइए। हाँ सुनो, हम बोल रहे थे कि अपने दैनिक जीवन में जो डेली का जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं ना, उसमें समस्या एक है कि बहुत सारा है? बहुत सारा है ना। क्या सभी समस्या को हम एक जैसा डील करते हैं? सभी समस्या का समाधान एक तरह का होता है कि सब समस्या का समाधान अलग अलग होता है? होता है ना। एक और एग्जांपल आपको बताते हैं। साइकिल देख रहे हैं, साइकिल, साइकिल में नट बोल्ट होता है ना, उस सब को कसने के लिए एक रिंच काफी है? उस सब का अलग अलग नंबर आता है। 12 नंबर का रिंच है, 13 नंबर का रिंच है, 14 नंबर का रिंच है, आता है ना। तो हर तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग का उसका सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे नट बोल्ट कसने के लिए बहुत तरह का रिंच बनाया गया ना, दैनिक जीवन में भी इस चीज को हम देख रहे हैं कि जिस तरह का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए उसी तरह का उसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं। क्या सही बोल रहे हैं हम? गणित में भी ठीक वही हो रहा है। गणित में भी हमको कैलकुलेशन करना होता है, चीजों को गणना करना होता है, चीजों के बारे में समझना होता है। तो जिस चीज के बारे में हम समझते हैं उसको हम उस तरह से डील करते हैं। जैसे हम बोले कि हमको जमीन नापना है, जमीन का आकार बनाना है, घर बनाना है हमको, तो हमको क्या समझना पड़ेगा? उसका ज्यामिति, उसका ज्योमेट्री, कि किस आकार का है। तो अगर किसी वस्तु के आकार के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके शेप के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके साइज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम उसका नाम क्या देते हैं? कि ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ज्यामिति पढ़ रहे हैं। अगर हम त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे हैं, और भी त्रिभुज मान लो कि समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में अगर हम इस न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, अगर इसका हम कोण निकालते हैं तो कोण एक रेशियो के टर्म में आता है। तो अगर हम ट्रायंगल के बारे में कुछ स्टडी कर रहे हैं और ट्रायंगल अगर समकोण है, राइट एंगल है, तो इसको हम बोल देते हैं ट्रिगोनोमेट्री है। अगर हम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, वेरिएबल का मतलब जो बदलता है, चर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? चर और अचर, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। समझ रहे बात? तो हमको इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह का प्रॉब्लम है सॉल्यूशन भी उसी के हिसाब से होगा? नहीं, प्रॉब्लम जिस तरह का है, जैसे बीमारी किसी को हुआ है, किसी का पैर टूट गया तो उसको सर्दी का दवाई मिलेगा, उसको खांसी का दवाई मिलेगा, कि हड्डी टूटा है तो हड्डी का दवाई मिलेगा? मिलेगा ना। तो गणित में हो क्या रहा है कि जिस तरह का हमको प्रॉब्लम आ रहा है उस तरह का हम उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और वही सॉल्यूशन निकालने के लिए मैथ का अलग अलग ब्रांच को बनाया गया, उसका शाखा बनाया गया। आज शाखा बताओ, जितना भी ब्रांच हम उसका नाम लिए, हम शाखा का नाम लिए, क्या सब में एक चीज पढ़ते हैं कि सब में अलग अलग चीज पढ़ते हैं? अलजेब्रा में कुछ अलग पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री में कुछ अलग पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति में कुछ अलग पढ़ रहे हैं, स्टैटिक्स में कुछ अलग पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? उसी तरह से कैलकुलस भी एक नया ब्रांच हमको जुड़ रहा है, हमारे जिंदगी में एक नया पार्ट जुड़ रहा है, जिसका नाम क्या है? तो इसमें भी कुछ अलग पढ़ेंगे जो आज तक शायद हम नहीं पढ़े हैं।
तो सबसे पहले हम इसके बारे में क्या लिखेंगे कि गणित का एक शाखा है। जैसे बाकी सब की भी क्या था, ज्योमेट्री, त्रिकोणमिति, स्टैटिक्स, ये सब क्या है, गणित का शाखा है, जिसके अंतर्गत हम कुछ चीजों के बारे में पढ़ते हैं, कुछ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। उसी तरह से हम क्या बोलेंगे कि कैलकुलस भी गणित का एक शाखा है। लिखो पहला पॉइंट, लिखिएगा कैलकुलस लिखो या कलन लिखो, बात एक के है। लिखो यह एक गणित का, यह एक गणित का शाखा है जिसके अंतर्गत, यह एक गणित का शाखा है जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों, जो चेंज होता है जिसको वेरिएबल कहते हैं, जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों, जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में होने वाले, जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में होने वाले परिवर्तन की दर को, जिसके अंतर्गत परिवर्तनशील राशियों में होने वाले परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है। परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है। देखो कैलकुलस में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक नया ब्रांच हमारे लाइफ में जुड़ रहा है, एक नया टॉपिक हमारे सिलेबस में जुड़ रहा है जिसका नाम है कैलकुलस। हिंदी में क्या कह रहे हैं इसको, कलन। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले यही लिखा है कि क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो जो चीज बदल रहा है, बहुत कुछ ऐसा चीज है जो बदल रहा है, बोलो बदलता हुआ चीज आपको दिखता है कि कौन सा चीज बदल रहा है। जैसे कोई गाड़ी चल रहा है, गाड़ी में वो नाम सुना होगा एक्सेलेटर, नाम सुना है, उसका नाम एक्सेलेटर नहीं होता है, एक्सेलरेटर होता है। क्या नाम होता है, जो मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना, तो बैठते हैं तो तेज भागता है, उसका नाम क्या है, एक्सेलरेटर। बता एक्सेलरेटर को हम बैठते हैं तो गाड़ी तेज भागता है कि नहीं, बोलो जल्दी। गाड़ी तेज भाग रहा है तो बताओ उसका स्पीड बदल रहा है कि नहीं। अब बदलता किसके मतलब किसके सापेक्ष में बदल रहा है, समय के सापेक्ष में। गाड़ी मान लो कि 10 के स्पीड से चल रहा था, एक्सीलरेटर हट दिया तो 30 के हो जाएगा, 20 के हो जाएगा, 50 के हो जाएगा। तो समय के साथ वो उसका स्पीड बदल रहा है। तो जो समय के साथ स्पीड बदल रहा है, ये परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो कि ब्रेक भी तो है गाड़ी में, ब्रेक मार दिए तो क्या होगा, उसका चाल घट जाएगा। तब परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बढ़ना। परिवर्तन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, घटना, कि दोनों, दोनों। परिवर्तन का मतलब होता है बदलना। अब बदलाव हम दोनों चीज को कहेंगे, या तो घट रहा है या तो बदलाव, दोनों है। तो अगर कोई चीज बदल रहा है तो उसके बारे में हमको समझना है कि बदल रहा है तो किस दर से बदल रहा है, बदलने का दर क्या है। तो जो बदलने का दर हम सीखते हैं ना, वो किसके अंतर्गत सीखते हैं, कैलकुलस के अंदर सीखते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि पढ़ क्यों रहे हैं। जैसे हम बोले कि एक वस्तु है, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से ही चल रहा है। हम बोले कि बताओ 5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, समय दे दिए कितना, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा, तो ये सबको बता देगा। 5 सेकेंड में कितना दूर जाएगा मतलब दूरी पूछा गया, जिसको डिस्टेंस कहते हैं। बोलो, हाँ ना बोलते रहना है। एक वस्तु कितना से जा रहा है, 10 मीटर, मतलब 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 10 मीटर। 10 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में कितना जाएगा। तब 5 सेकेंड में कितना जाएगा, 50 मीटर। डायरेक्ट दिमाग का काम के कोई फॉर्मूला नहीं लगाए आप यहां से कि 1 सेकंड में 10 मीटर, तब 5 सेकंड में तो 10 गुना 5। दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना
समय, ये सबने पढ़ा है। चाल कितना था, आज समय कितना बोले, 10 गुना 5, 50 मीटर। ये सही आंसर है ना। अब सुनो, अगर हम बोले इसी सवाल को कि धरती है, धरती का सतह है, यहां से एक बच्चा एक गेंद को, इसके हाथ में एक गेंद है, ये गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है, कितना से, 10 मीटर पर सेकेंड से। अब हम बोले कि बताओ ये कितना दूरी तय करेगा। अगर हम यहां पे बोल दें कि बताओ एक बच्चा, जैसे हम हाथ में मेरा बॉल है, मान लो इसको हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, कितना से फेंक रहे हैं, हम बोले कि बताओ t बराबर 5 सेकेंड में ये कितना दूर जाएगा। तो क्या आप फिर से वही फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना 10, समय कितना 5, कितना आंसर आया 50। क्या आपको बताओ, आपको क्या लग रहा है कि सही आंसर है, नहीं है ये सही आंसर, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, हाँ क्यों गलत हो गया, ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी लगने से क्या हुआ, हाँ अब इसका स्पीड बदल रहा है। समझिए बात को, कैलकुलस पढ़ा क्यों जाता है, हम पहले ये समझ रहे हैं। यहां पे बोले कि एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड से सीधा चल रहा है, समय कितना दिया, तब बोले कि 5 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो आंसर कितना आया, आंसर कितना आया 50 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें दिक्कत इसलिए नहीं हुआ कि इसका जो स्पीड है ना वो नियत है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकंड मतलब 10 मीटर पर सेकंड, न घट रहा है न बढ़ रहा है। तो 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है ना, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तो तुम कांस्टेंट स्पीड से अगर चल रहे हो तो डायरेक्टली दूरी निकालने के लिए 4 गुना समय लगाओगे, सही रहेगा। लेकिन यहां पे बताओ कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया है तो क्या ये ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से चलते जाएगा। देखो तो हम सीधा सीधा हम फेंक के दिखाते हैं तुमको। देखो जैसे मान लो कि बॉल है, हम इसको फेंकते हैं कुछ स्पीड से, दिखा कुछ, दिखा कि नहीं दिखा, देखो फिर से देखो, हम कहां फेंके थे लेकिन आया ही कहां, इसको ऊपर ना जाना चाहिए था, लेकिन ये नीचे कैसे आ गया, बोला कि ग्रेविटी के कारण धरती इसको खींच रहा है। तो बताओ हम कहां फेंके थे, तो हम जैसे ऊपर फेंके कुछ स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड से मान लो, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गया ना इसका स्पीड घटते गया। देखो देखना ध्यान से, दिख रहा है, जैसे जैसे ऊपर गया स्पीड घटा, एक पॉइंट पे आके इसका स्पीड 0 हो गया, 1 सेकंड के लिए 0 हो गया इसका स्पीड, और उसके बाद ही कहां आया, तो नीचे इसको कौन लाया, धरती। तो ये बताओ यहां पे चाल नियत है कि हर पोजीशन पे इसका चाल बदल रहा है। इधर ध्यान दीजिए, इधर इसका अगर कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो हर सेकंड पे हर पोजीशन पे इसका चाल क्या हो रहा है, घट रहा है। इस एक समय पे आके कितना हो गया 0, और उसके बाद ही कहां आ रहा है, नीचे आएगा तो चाल बढ़ेगा, नीचे आएगा तो चाल, क्योंकि नीचे की तरफ बल लग रहा है, नीचे की तरफ। तब बताओ यहां पे हमको क्या दिख रहा है कि इसका चाल बदल रहा है। अभी चाल बदल रहा है तब हम दूरी कैसे निकालेंगे, जैसे बताओ इसको फेंके तो कुछ दूरी गया तो सही, यहां तक गया ना, तब बताओ यहां से यहां तक का दूरी कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो नहीं है। उसी के लिए हमको ये कलन पढ़ना जरूरी है। अगर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो तुमको बिना कैलकुलस के काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा बात। तो कैलकुलस का क्या इंपॉर्टेंस है ये पता चल रहा है कि जहां पे कोई चीज बदलता है, जहां पे कोई चीज तो किस दर से बदलता है, किस रेट से बदलता है, उसको समझने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, कैलकुलस पढ़ना पड़ता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ना। अपने दैनिक जीवन में ऐसा बहुत सारा चीज घटित हो रहा है जो समय के साथ बदल रहा है, और समय के साथ जो बदल रहा है उसको हमको समझना है, उसको हमको निकालना है। तो निकालने के लिए हमको आएगा तभी ना निकलेगा, सही है। सेकंड पॉइंट लिखो, लिखिए इसके अंतर्गत, अगला एरो मार के लिखना, नीचे एक एरो मारो सेकंड पॉइंट और उसमें लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हम लोग, इसके अंतर्गत हम लोग वेरिएबल, ब्रैकेट में लिखना चर, चर समझते हैं, मतलब क्या है चर का मतलब, जो बदल जाए,
जो बदल जाए उसको क्या बोलते हैं? और जो ना बदले अचर। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? और जो ना बदले कांस्टेंट। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर। ठीक बात है। जो बदल जाए, जो ना बदले, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वेरिएबल। और ठीक है, तो लिखिए इसके अंतर्गत हम लोग चर ब्रैकेट में वेरिएबल कॉमा रिलेशन। रिलेशन का मतलब संबंध। इसके अंतर्गत हम लोग चर कॉमा रिलेशन ब्रैकेट में संबंध तथा फलन ब्रैकेट में फंक्शन। बिल्कुल आराम से एक एक चीज को हम समझाएंगे अच्छे से, केवल हमारा बात को सुनिए, आप बोर्ड पे ध्यान रखिए, सब कुछ समझ में आएगा। लिख लिए, इसके अंतर्गत हम लोग चर, संबंध तथा फलन के बारे में अध्ययन करते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो यहां से आपको यह समझ में आया कि कैलकुलस में 3 चीज के बारे में पढ़ना है। कैलकुलस में कितना चीज के बारे में पढ़ना है? पहला, दूसरा रिलेशन। दूसरा को क्या बोले? तो पहला, दूसरा और तीसरा फंक्शन। वेरिएबल, रिलेशन और फंक्शन। अभी 3 को चीज है, इसमें से कितना का मतलब आपको समझ में आ रहा है? 2 को तो समझ में आ रहा होगा कि वेरिएबल माने अचर माने जो बदल जाए, जो बदल जाए उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा तो संबंध तो समझते हैं ना, संबंध का मतलब रिलेशन। रिलेशन आप अच्छे से समझते हैं। एक आदमी का अपने आसपास के आदमी के साथ संबंध होता है? नहीं। एक आदमी है, दूसरा आदमी, तीसरा आदमी, पांचवा आदमी, आठवां आदमी, कोई किसी का चचा लग रहा है, कोई किसी का मौसा लग रहा है, कोई किसी का मौसी लग रही, कोई दादा लग रहा है, कोई दादी लग रही, कोई नाना, कोई नानी, कोई भाई, कोई बहन। 1-2 संबंध है कि बहुत सारा? तो जो संबंध हम अपने लाइफ में देखते हैं ना, वो संबंध हमको यहां पे भी देखना है। तो संबंध जो आप समझते हैं वही है, बस ये गणित में देखेंगे। आदमी का संबंध नहीं देखना है जैसे, लेकिन समझना वही है कि जैसे एक आदमी का बहुत सारे आदमी के साथ संबंध है, कोई किसी का दोस्त है, भाई है, बहन है, बताया ना अभी, तो उसी तरह से गणित में भी कुछ संबंध होता है, तो संबंध को हमको समझना है। तो 2 चीज क्लियर कि एक पढ़ेंगे चर। चर का मतलब जो बदलता है, और चर के बीच में कुछ संबंध होगा, चर के बीच में, और उसी संबंध को क्या कहते हैं? फलन। तो तीनों एक दूसरे से संबंधित भी है। चरों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? चरों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? नीचे एक एरो मारो फिर से, लिखिए चरों के बीच के संबंध को, चरों के बीच के संबंध, चरों के बीच के संबंध को फलन कहा जाता है। चरों के बीच के संबंध को फलन कहा जाता है। ठीक बात है। तो देखो कुल मिला के अभी हम 10 मिनट में क्या सिखाया आपको? हम क्या पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है हिंदी में? कलन। इसको क्यों पढ़ते हैं? जो चीज बदल रहा है उसके बदलने का दर क्या है उसको पता करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कैलकुलस। बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा तुमको कि कैलकुलस, तो कैलकुलस में क्या पढ़ते हैं? तो जो चीज बदल रहा है तो बदलने का दर क्या है? जो चीज वो बदलने का दर क्या है, बदलने का रेट क्या है, उसका अध्ययन करने के लिए हमको किसको पढ़ना है? कैलकुलस। कैलकुलस में कितना चीज के बारे में पढ़ते हैं? 3 चीज के बारे में। पहला को क्या बोले थे? जिसको हिंदी में क्या बोले? दूसरा को क्या बोले थे? जिसको हिंदी में क्या बोले? और तीसरा को क्या बोले? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
फलन। एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम कैलकुलस में क्या पढ़ने वाले हैं, चर, संबंध, फलन। इसको क्या बताए कि चरों के बीच संबंध होगा, चरों के बीच, उसी संबंध का नाम, जैसा संबंध वैसा नाम। बताओ रोड पे कोई आदमी जा रहा है, सबको मौसा कह देगा? नहीं ना, कोई स्पेसिफिक आदमी आएगा जिसको हम मौसा कह सकते हैं। तो एक संबंध है जो डिफाइन है कि कौन है, तो मम्मी के बहन के पति हैं, तब उनको हम मौसा कह सकते हैं, किसी को भी नहीं कह सकते। तो यहां पे भी चरों के बीच एक संबंध आएगा, तो क्या संबंध एक ही प्रकार का होगा कि बहुत प्रकार का होगा? बहुत प्रकार का होगा। तो जैसा संबंध वैसा नाम, और उसी का नाम क्या है, फलन। जैसे एग्जाम्पल में हम समझाते हैं, देखो इधर बताओ, चर को तुम कौन सी से लिखता था? 10th में पढ़ के आया है चर अचर, तो चर को कौन सी से लिखता था? एक्स वाई लिखते थे ना। अब इसी के बीच में हमको संबंध दिखाना है। जैसे हम लिखते हैं यहां पे, देखो संबंध, हम लिखे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, क्या लिखे? हम लिखे y इक्वल टू साइन एक्स, क्या लिखे? बताओ, ये x और y क्या था? x और y क्या था? चर था ना। दोनों के बीच में एक रिलेशन है कि नहीं? बराबर बीच में दे दिए, तो दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित हुआ। इस संबंध कैसा है? तो इसका भी पावर, इसका भी पावर, तो चर के पावर 1 है। इसको हम रैखिक समीकरण कहते थे, लीनियर इक्वेशन कहते थे। तो बताओ ये किस में पढ़ते थे हम? अलजेब्रा में। कहां पे पढ़ते थे? तो हम बोलेंगे कि बताइए चरों के बीच का संबंध है कि नहीं है? है ना। चरों का संबंध कहां पे पढ़े थे? बीज गणितीय में। तो इसको हम बोलेंगे कि बीज गणितीय फलन है। कैसा फलन है? आगे देखो, y बराबर क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स। तो साइन का नाम कहां सुनते हैं? त्रिकोणमिति में। तो एक्स और y फिर से क्या है? चर। एक्स और y क्या है? चर के बीच में संबंध कौन दे रहा है? साइन दे रहा है। यहां पे संबंध पावर का था, यहां पे संबंध, तो हम इसको रखे किसमें? बीज गणितीय में। यहां पे संबंध कौन दे रहा है? साइन कॉस। यहां पे साइन कॉस कुछ भी लिख सकते हैं ना। y बराबर साइन एक्स, y बराबर कॉस एक्स, y बराबर टेन एक्स, कुछ भी लिखा जा सकता है। बताओ एक्स और y के बीच में संबंध कौन दिया? साइन दिया। और तो ये कहां पे पढ़े थे? कहां पे पढ़े थे? तो इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन। अभी बताए ना, दो आदमी के बीच में जैसा संबंध वैसा नाम। हम किसी को भाई बोल रहे हैं, किसी को हम भाई बोल रहे हैं, संबंध हो गया कि नहीं? हम बोल रहे हैं कि त्रिकोणमितीय फलन है, संबंध हो गया कि नहीं? कि त्रिकोणमिति का संबंध है, y बराबर साइन एक्स। एक्स और y को संबंध कौन दे रहा है? साइन दे रहा है। तो साइन कहां पढ़े थे? तो इसको त्रिकोणमितीय फलन कहेंगे। क्या समझ में आ रहा है बात मेरा? तो देखो, हम कैलकुलस में क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? फलन पढ़ रहे हैं। चर, संबंध और तीनों पढ़ रहे हैं। चर, संबंध और चर मतलब जो बदलता है, संबंध तो संबंध ही है। अब फलन, चरों के बीच के संबंध को फलन कहते हैं। क्लियर है यहां तक कि कोई दिक्कत? अब सुनो आगे, आगे का कहानी। ये जो कैलकुलस है, जिसको हम कलन कह रहे हैं, इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ा जाएगा। एक बात और सुन लो, हम जो पढ़ रहे हैं वो फिजिक्स पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम जो कैलकुलस का अध्ययन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? फिजिक्स के लिए कर रहे हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ रहेगा तो आप क्लास 12th में इस कैलकुलस को अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। कैलकुलस का समझ लो ना कि 50 नंबर का क्वेश्चन यहीं से रहेगा। पूरा एगो एनसीईआरटी किताब में कैलकुलस है। तो छोटा मोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैलकुलस का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं कि हमको फिजिक्स में इसका जरूरत है, तो उसके लिए हमको समझ रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि कैलकुलस, जिसको क्या कर रहे हैं, इसको कितना पार्ट में बांट के पढ़ेंगे? दो पार्ट में। एक का नाम होगा अवकलन, एक का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा समाकलन। एक का नाम होगा अवकलन, एक का नाम होगा, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस।
क्या बोला जाता है? डिफरेंशियल। इसको बोला जाता है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। तो बताओ कैलकुलस में कितना चीज के बारे में पढ़ना था? क्लास में रहिए। कैलकुलस में कितना चीज के बारे में पढ़ना था? पहला वेरिएबल, दूसरा रिलेशन, तीसरा फंक्शन। वेरिएबल, रिलेशन, चर, संबंध, फलन। कैलकुलस को कितना पार्ट में बांट के पढ़ना है? 2 पार्ट में। पहला, दूसरा। अवकलन को क्या बोलते हैं? कस के बोलो। डिफरेंशियल। समाकलन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कैलकुलस। इसी को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। बड़का को नाम है, पहला बार नाम सुन रहे हैं, कोई बात नहीं है। इतना बार इसको बोलोगे ना कि दिमाग में सेट हो जाएगा। क्या नाम है? तो डिफरेंशियल कैलकुलस को ही क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन। जिसका मतलब क्या है? अब यह अवकलन का मतलब क्या है? ये तो हिंदी का नाम हुआ ना, मतलब तो हमको अभी भी नहीं पता चला है कि अवकलन का मतलब क्या है। तो देखो, अव का मतलब होता है घटना। ये 2 शब्द से मिलकर बना है। कितना शब्द से मिलकर बना है? एक क्या है? अव। एक क्या है? कलन। तो अव का मतलब होता है घटाना। अव का मतलब क्या होता है? तो घटा के कलित करना है हमको। घटा के कलित करना है। कलित का मतलब गणना करना है। यहां पे देखो समाकलन, तो एक है सम, एक है, इसका मतलब होता है जोड़ना। एक में होता है घटाना, एक में होता है। तो क्या हम जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं? बिल्कुल जोड़ घटाव ही पढ़ रहे हैं। लेकिन जो पहले जोड़ घटाव पढ़ते थे ना, अब वो जोड़ घटाव से थोड़ा सा ऊपरी लेवल का जोड़ घटाव पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ते थे? प्लस, जोड़ने के लिए प्लस, और तोड़ने के लिए, घटाने के लिए। लेकिन अब जो जोड़ने के लिए हम कुछ और करेंगे और घटाने के लिए कुछ और करेंगे। इसका मतलब हम समझाते हैं। देखो, अवकलन, समाकलन, डिफरेंशिएशन। देखो इसका एक और नाम, इसको क्या बोले? डिफरेंशियल कैलकुलस को क्या बोला गया? डिफरेंशिएशन। तो इसको भी कुछ बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। क्या बोला जाता है? मतलब समझते हैं। डिफरेंशिएशन, अवकलन या डिफरेंशियल कैलकुलस में हम क्या करते हैं? तो इसका मतलब होता है तोड़ना या घटाना। बताओ, तोड़ना घटाना एक के बात है ना? हाँ, एक के बात है। जैसे मान लो कि इसका लंबाई कुछ है ना, इसको हम तोड़ दिए तो इसका लंबाई घट गया कि नहीं? घट गया ना। तो तोड़ना का मतलब क्या होता है? घटाना। इसका मतलब होता है जोड़ना। इसका क्या मतलब होता है? तो हमको जोड़ना और घटाना सीखना है। हमको क्या सीखना है? जोड़ना और घटाना। तो अब तो आसान हो गया ना कि अच्छा जोड़ घटाव चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है। डिफरेंशिएशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब। अभी तोड़ना जोड़ना करते कैसे हैं? तो इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। पहाड़ देखे हो? पहाड़, ये जैसे धरती है, इस पे एक बड़ा सा पहाड़ है ऐसा, ठीक। हमको कोई बोला ना कि बताओ तो इस पहाड़ का द्रव्यमान कितना है, मास कितना है, इसका ये कितना भारी है? तो बताओ पहाड़ का वजन कैसे करेगा? कोई तराजू है जिस पे पहाड़ को उठा कर रख दिया जाए? संभव है? नहीं है ना। तो हम लोग हैं आदमी, हम लोग के पास बुद्धि है, तब बुद्धि का प्रयोग करो। अगर इस पहाड़ का वजन करना है, इस पहाड़ का द्रव्यमान निकालना है, तो क्या कर सकते हैं? निकालना संभव है कि नहीं? संभव है कि असंभव है? संभव है। कैसे संभव है? हाँ, तो आपको बनना पड़ेगा माझी द माउंटेन मैन। इसको आपको तोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसको क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले छोटा छोटा टुकड़ा में इसको बांट देते हैं। बताओ, अभी पहाड़ का बहुत सारा टुकड़ा बन गया, बोलो। हमारे पास तराजू है ना, ये वाला डंडी वाला। अब क्या करेंगे कि एक टुकड़ा निकाल के इसमें तौलेंगे, फिर दूसरा को निकाल के तौलेंगे, फिर तीसरा को तौलेंगे, फिर चौथा को तौलेंगे। ऐसे ऐसे सबको तौल सकते हैं। मान लेते हैं कि पहला टुकड़ा को जब तौले तो इसका मास आया कितना? m1। दूसरा को तौले m2,
तीसरा को तोले m3। समझ रहे हो बात को? ऐसे ऐसे तोल दिया तो बहुत सारा टुकड़ा है, तो बहुत सारा मान आएगा। कहां तक आएगा? mn तक। n जहां पे नंबर है, 10 को टुकड़ा है तो 10 को आएगा, 20 को है तो 20 को आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आज फाइनली क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे, तब बताइए टोटल आ जाएगा। तो काम हो गया कि नहीं? हमको काम क्या दिया गया था? हमको काम दिया गया था कि हमारे पास एक पहाड़ है, बड़ा सा पत्थर है। बड़ा पहाड़ क्या होता है? बड़ा सा पत्थर। अभी बड़ा सा पत्थर का बोलेगा द्रव्यमान कितना है, तो डायरेक्टली कोई तराजू नहीं है, इसको हम उठा के इसमें डाल सकते हैं? संभव है? नहीं ना, ये बहुत छोटा है, ये बहुत बड़ा है। तो हम दिमाग क्या लगाए कि इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट दो, तोड़ दो, और उसके बाद इसको तोल लो, छोटा छोटा मास आ जाएगा, सबको लास्ट में जोड़ देना, टोटल मास आ गया। अरे बोलो हाँ कि ना? आ गया। अब सुनो, यहां पे क्या किए आप? यहां पे आप क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। तो ये जो तोड़ने का जो प्रोसेस है, ये जो तोड़ने का प्रोसेस है, इसी का नाम क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इसी को क्या बोलते हैं? जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। तो मतलब तुम दिमाग में क्या सेट कर लो कि अच्छा, बड़ा सा कोई वस्तु को अगर छोटा छोटा टुकड़ा में अगर तोड़ा जा रहा है तो उसी का नाम क्या होता है? हाँ, किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट करो। कोई बोलेगा कि किसी भी चीज को आप डिफरेंशिएट करो, मतलब क्या करो? तोड़ो। किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करो, अवकलित करो, तो क्या करो? उसको छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दो। यहां पे क्या कर रहे हो? छोटा छोटा टुकड़ा को जोड़ रहे हो। अरे बोलो ना जी, यहां पे छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कर रहे हो? तो छोटा छोटा जब टुकड़ा जुड़ेगा तब बड़ा बन जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे कि समाकलन हो रहा है। ये क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। तो बताइए क्या मतलब हमको समझ में आ रहा है कि समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का क्या मतलब था? कि कोई दिक्कत? एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे बोल दे कि ये है मसूरी, ठीक है, आई है दिल्ली। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? आई क्या है? मसूरी से दिल्ली तक एक तार गया है। कहां से कहां तक गया है? हम बोले कि तार का लंबाई बताओ, तब फीता लेके यहां से दिल्ली चल जाएंगे हम? बोलो, ये दिमाग का काम है? क्या करेगा कि बहुत बड़ा तार है तो आप इसको छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए। देखो, काट दिए। अब हमारे पास नापने वाला फीता आता है ना, टेप। अब वो टेप लगाएंगे तो इसका लंबाई पता चल जाएगा, फिर इसका पता चल जाएगा, फिर इसका भी पता चल जाएगा, फिर इसका भी पता चल जाएगा, और फिर इसका भी पता चल जाएगा। मान लो कि इतना दूरी का लंबाई कितना आया, इसका कितना आया, इसका कितना आया, इसका कितना आया, इसका कितना आया। तो बता तुम क्या किया? ये क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन हो रहा है कि इंटीग्रेशन हो रहा है? तोड़ रहे हैं ना। तभी क्या सीखा है कि किसी भी बड़ा सा चीज को अगर छोटा छोटा टुकड़ा में बांट रहे हो तो क्या कर रहे हो? डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अवकलन। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अवकलन। क्या कहलाएगा? जिसको हम डिफरेंशिएशन बोले। क्या बोले? यहां पे क्या दिख रहा है? देखो तो, अब हमको टोटल चाहिए था लंबाई ना, तो टोटल लंबाई मान लेते हैं कि कैपिटल एल है। टोटल लंबाई क्या है? तो इसको कैसे निकालेंगे? L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस प्लस। सही बात है। ये सब क्या कर रहे हैं हम? जोड़ने का नाम क्या है? बोलो जल्दी। ये जोड़ रहे हैं ना, इसका नाम क्या है? समा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? तो बताओ, आपको कुछ आइडिया मिला ना कि हम क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। और तो डिफरेंशिएशन माने बड़ा सा वस्तु को तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा में बांट देना है। इंटीग्रेशन का मतलब कि छोटा छोटा चीज को जोड़ के बड़ा सा चीज बना देना है। ठीक है, देखो, छोटा छोटा चीज को अगर जोड़ेगा, छोटा छोटा चीज को अगर जोड़ेगा तो बताओ एक बड़ा सा वस्तु बने के तैयार होगा कि नहीं? जैसे एग्जांपल देखो, ये दीवार को, दीवार दिख रहा है, दीवार अचानक से खड़ा हो गया। दीवार कि एक छोटा छोटा ईंट उसमें जोड़ा गया है, छोटा छोटा ईंट को जोड़ के देखो कितना बड़ा कर दिया गया। तो क्या कि दीवार का, दीवार जो बनने का प्रोसेस है क्या कहलाएगा? समाकलन की इंटीग्रेशन? समाकलन या
अवकलन, क्योंकि उसमें जुड़ा है। ईंट को जोड़ जोड़ के क्या बना है? दीवार। तो दीवार बड़ा बन गया। तो बता, छोटा छोटा वस्तु को जोड़ के बड़ा किए कि नहीं किए? तो क्या किए थे? समाकलन। क्या किए थे? अब पहाड़ था, पहाड़ का वजन किए तो उसको तोड़ के किए, तो तोड़ के किए तो क्या किए? तो दिमाग में आपका सेट है कि तोड़ेंगे तो अवकलन और जोड़ेंगे तो। सही है। तो आप कहां तक लिखे थे? क्या लिखे थे इसके अंतर्गत? क्या लिखे थे? पढ़ो, एक बच्चा कोई बोलो। चरों के बीच के संबंध को फलन कहते हैं। चरों के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? फलन कहते हैं। ठीक बात है। इसके बाद इसको आप लिखिए, तो जैसे ये लिखा हुआ है, कैलकुलस लिख के इसका दो गो ब्रांच बनाइए और दोनों ब्रांच में इसका नाम लिखिए और इसका मतलब भी लिखिए। जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखिए आप कॉपी में। जिसके जिसके पास मोबाइल है, ऐसे तो हमको लगता है देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्या जो कुछ भी बता सभी दिमाग में घुस गया कि नहीं? हाँ, तो दोबारा देखने का जरूरत नहीं। जिसको जरूरत पड़ेगा ये वीडियो डाला जाएगा तो आप चैनल खोल के उस पर देख सकते हैं घर पे बैठ के। ये सब जो पढ़ रहे हैं हम लोग, यही तुम्हारा बेस है। बेस समझते हो? बेस, आधार। अगर 10 मंजिला इमारत बनाना है तो बेस कमजोर चाहिए कि मजबूत? हाँ, तो तुम देख लो कि तुमको कितना ऊंचाई पे जाना है। जितना ऊपर जाना है उतने आधार तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। अगर आधार कमजोर है और 10 मंजिला मकान बना दिया तो रहेगा कि गिर जाएगा? हाँ, तो इस चीज को दिमाग में रखना है हमेशा। लिखिए, अवकलन। हाँ, अवकलन करने का तरीका। अवकलन करने का तरीका। देखो, ई वाला चीज बस सीख जाओ आज के क्लास में, समझ लेना कि आज का क्लास सफल हो गया। ठीक है। अवकलन करने का तरीका सिखा रहे हैं तुमको गणित में, जो तुमको काम देगा फिजिक्स में, मैथ में। देखो इधर हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हमारे पास एक फलन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। हमारे पास एक फलन है y इक्वल टू एक्स प्लस टू। बताओ कौन सा फलन है? बीजगणितीय फलन। पहचान गए ना कि रैखिक समीकरण है, तब बीजगणित में आएगा ना। अब समझिए, यहां पे x क्या है, y क्या है और 2 क्या है। मतलब दो नहीं बदलेगा। दो को देख रहे 3 हो जाएगा कि 2 रहेगा। लेकिन x, दो एक्स का मान कुछ भी ले सकते हैं। मन करे तो x बराबर 2 मान लो, मन करे तो x बराबर 200 मान लो। नहीं पढ़े थे 10वां में? माना कि x बराबर 100, तब माना कि x बराबर 1000। और जब मानने हैं तो कुछ भी मान सकते हैं ना। तो x और y बदलेगा, 2 नहीं बदलेगा। अच्छा, एक चीज और देखो ध्यान से, क्या x और y दोनों एक तरह का चर है कि दोनों में कुछ अलग दिख रहा है? बोलो जल्दी। एक तरह का है? नहीं, इसमें दोनों का चर का नाम अलग है। नाम कैसे पहचानेंगे? कि जो y है ना, y, ये y का मान x पर निर्भर कर रहा है। जैसे देखो, हम बोले कि x बराबर 1, माना कि x बराबर 1, तो अगर x का मान हम 1 लिए हैं तो y का मान कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? सही बात है। अगर माने कि x बराबर 2 तो y बराबर, देख रहे हो, जैसे जैसे x को बदल रहे हैं क्या y भी बदल रहा है? जैसे जैसे x को बदल रहे हैं क्या y भी बदल रहा है? इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि y का मान x पर निर्भर है। बोलो, कह सकते हैं y का मान x पर निर्भर है, y का मान। इसी के हिसाब से इसका नामकरण होगा। देखिए, इसको बोलेंगे कि स्वतंत्र चर है। कैसा चर है? स्वतंत्र चर है। मतलब इसका मान अपने मन से कुछ भी ले लो, इस स्वतंत्र है लेने के लिए। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? फ्री। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ना जी, तो स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, इसका क्या मतलब है?
कि हम लोग किसी के गुलाम, हम लोग फ्री हैं, जो मन करेगा बोल सकते हैं, जो मन करेगा कर सकते हैं। उसी तरह से एक्स क्या है, मतलब क्या हुआ कि एक्स का मान आपको जो मन करता है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा बात? लेकिन वाई बताओ, अपने मन से ले लोगे कि वाई का मान एक्स के हिसाब से आएगा? बोलिए, वाई का मान एक्स के, तो इसको बोलना कि निर्भर चर है। ये कैसा चर है? निर्भर चर है। मतलब वाई का मान एक्स पर निर्भर कर रहा है, वाई का मान एक्स पर निर्भर कर रहा है। इसको अंग्रेजी में पता है क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। क्या लिखा हुआ है? वेरिएबल। क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में क्या बोलते थे? तो क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो, समझ में आया कि दो तरह का फलन है, एक्स और, तो एक्स को क्या बोलेंगे और वाई को क्या बोलेंगे? अब देख के पता चल जाएगा कि कौन स्वतंत्र है और कौन। सही है यहां तक कि कोई दिक्कत? चलो समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या था जी? y बराबर, तो आप समझ गए ना कि x क्या है? स्वतंत्र है, और y क्या है? अब देखो, हम यहां पे x का मान कुछ कुछ लेके देखते हैं। पहले हम मान लो कि x बराबर लेते हैं 0। कितना? तो y बराबर 2 आएगा। x बराबर, तो y बराबर, x बराबर 2, तो y बराबर, सही है। अगर x बराबर तो y बराबर, तो हमको क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे x बदल रहा है वैसे वैसे y भी, कोई दिक्कत? अगर हम बोलें कि x का मान 3.001 हो गया, कितना हो गया? हम मान लिए कि x का मान कितना है, तो y कितना हो जाएगा? 5 हो रहा है ना? इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि x का मान अगर कम बदलेंगे तो y भी कम बदलेगा। y का मान अगर ज्यादा, x का मान ज्यादा बदलेंगे तो y भी ज्यादा बदलेगा। ये दिखा? एक बता, अच्छा बताओ, x में x कहां तक पहुंचे थे? यहां 3 से कितना आगे बढ़े हैं? तो 0.001 बहुत बड़ा है कि बहुत छोटा? बोल जल्दी। बहुत छोटा है ना? तो 3 से बहुत छोटा परिवर्तन है, 3.001, 0 के लगभग बराबर है। 0 से थोड़े बहुत ज्यादा ना है। तो बताओ, x का मान में तुम बहुत बड़ा परिवर्तन किया है कि बहुत छोटा परिवर्तन किया है? बहुत छोटा परिवर्तन किया है। तो देखो तो y में 5 से कितना परिवर्तन हुआ? 5.00। तो y में बड़ा परिवर्तन हुआ कि छोटा परिवर्तन हुआ? समझ में आ रहा है? इसका मतलब दिमाग में सेट करो कि अगर x का मान छोटा बदलेगा तो y का मान भी छोटा बदलेगा। क्या क्लियर है? ये जो छोटा परिवर्तन होता है ना, इसको डिनोट करते हैं। इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? dx से। अगर x में छोटा परिवर्तन है, x में छोटा परिवर्तन है, तो कौन सी से लिखाएगा? dx से। कौन सी से लिखाएगा? अगर y में छोटा परिवर्तन है तो कौन सी से लिखाएगा? dy से लिखाएगा। एक सिंबल आया dx, और यहीं से डिफरेंशिएशन का जन्म हुआ, यहीं से तुम करना सीखोगे। सबसे पहले तुमको ये समझना जरूरी है कि dx ई का होता है। तो dx का मतलब, dx का मतलब x में छोटा परिवर्तन, x में छोटा परिवर्तन, dx का ही मतलब है। dx का मतलब क्या है? तो कोई पूछे dy का मतलब क्या है? तो y में छोटा परिवर्तन। क्लियर है? अब कहीं पे लिखा हुआ है इसी के जैसा dw, इसका मतलब क्या हुआ? w में छोटा परिवर्तन। कहीं पे लिखा हुआ है डी थीटा, थीटा में छोटा परिवर्तन। कहीं पे लिखा गया है डी वी, वी में छोटा परिवर्तन। कहीं पे लिखा गया है डी ए,
ये सब तुमको दिखने वाला है। जब फिजिक्स पढ़ना शुरू करेंगे ना तो ये सब तुमको मिलेगा, तो वहां पे तुमको हमको बताना ना पड़े कि डीबी का मतलब, तुमको समझ में आना चाहिए कि डीबी लिखा है इसका मतलब ये भी में छोटा परिवर्तन, डी थीटा लिखा है मतलब थीटा में। क्या क्लियर है? पक्का? चलिए आगे सुनिए। तो dx और dy दो को नया नाम मिला, dx और दोनों का मतलब समझ गए। किसी, सुन लो, एक कुल मिला के ऐसा समझना, किसी भी चीज के आगे डी लग जाए मतलब छोटा चेंज, छोटा परिवर्तन। ठीक है, हम हाथी के आगे डी लगा दें तो छोटा हाथी, हाथी में छोटा परिवर्तन। कुल मिला के यही समझना है। किसी भी चीज के आगे डी लग जाए मतलब छोटा परिवर्तन। कि कोई दिक्कत? दिमाग से निकलना नहीं चाहिए। किसी भी चीज के आगे क्या लग जाए? डी लग जाए तो उसको क्या बोलेंगे? छोटा परिवर्तन। अब सुनो, आगे तुमको क्या मिलेगा? dx और dy दोनों समझ रहे हैं? आगे तुमको लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं पे dy बटा dx। क्या मिलेगा? तो ये अनुपात ले लिए। किसका अनुपात है? dy और, तो dy तो पता है ना क्या है? y में। और dx क्या है? आई दोनों का अनुपात है। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या मतलब है? तो सुनना, इसको पढ़ते हैं क्या? y में परिवर्तन, y में x के सापेक्ष में, y में x के, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम पढ़ेंगे y में छोटा, या y में परिवर्तन, छोटा परिवर्तन मत बोलो, y में परिवर्तन x के सापेक्ष में। y में परिवर्तन x के सापेक्ष में, और इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये क्या लिखा हुआ है? इधर ध्यान दो, इधर पूरा फोकस बोर्ड पे रखो, इधर उधर करेंगे छूट जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू, हिंदी में क्या बोलना? y में परिवर्तन किसके सापेक्ष में? x के सापेक्ष में। देखना, हम ऐसे लिख दिए, बोलो क्या बोल पढ़ोगे इसको? ठीक है, जहां पे v क्या है? वेग है, मान लो वेलोसिटी। वेग का नाम सुने है ना? और t होता है समय, t होता है, तो इसको क्या पढ़े तुम? अब पढ़ो, v को वेग बोलना, t को समय बोलना। वेग में परिवर्तन समय के, इसको क्या कहते हैं? त्वरण। पढ़े थे कभी? तो ऐसा फॉर्मूला कभी देखने को मिला था? नहीं मिला होगा। कैसे मिला होगा? डी कहां से देख लिया? तो डी नहीं ना था। अब देखो ये आएगा, हम पढ़ेंगे इसको, तो जब तुमको हम त्वरण पढ़ाएंगे तो लिखेंगे a बराबर dv बटा dt, तो तुम समझेगा ना कि a बराबर dv बटा dt का मतलब क्या हुआ? वेग में किसके सापेक्ष में? तो अगर किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष में बदल रहा है तो उसको त्वरण कहेंगे। अगर किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष में बदल रहा है तो उसको क्या कहते हैं? जो गड़िया में होता है एक्सेलरेटर हटते हो तो तेज भागता है कि नहीं? तो समय के साथ उसका वेग बदल रहा है कि नहीं? तो अगर किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो काम का चीज है कि नहीं है? अगर बताओ डी के बारे में हम ना समझें तो क्या हमको तुरंत समझ में आएगा? नहीं ना आएगा। तो तुमको हम दिखा भी रहे हैं कि काम कहां पे आ जा रहा है। ठीक बात है? यहां तक क्लियर है? तो हम अभी क्या सीखे? तीन चीज के बारे में सीखे। एक सीखे, एक क्या सीखे? dy। एक सीखे और एक सीखे। क्या ये तीनों दिमाग में सेट हो गया? dx का मतलब, dy का मतलब, और dy बटा dx का मतलब, y में परिवर्तन x के। क्लियर है? सवाल पे आते हैं। आगे देखो, बोर्ड पे ध्यान देते रहो। देखिए इधर क्वेश्चन क्या था?
क्वेश्चन क्या था हमारा जिसको हम लेके आगे समझा रहे हैं, y बराबर एक्स प्लस, यही ना सवाल था। अब देखो सवाल डायरेक्ट पे आते हैं, y बराबर एक्स प्लस 2 दे दिया, हमको बोला कि फाइंड dy बटा dx, मतलब y बराबर एक्स प्लस 2 है, आप फाइंड बने निकालो, क्या निकालो, dy बटा dx निकाल के बताओ। जैसे बताओ y का मान बदल रहा है x के सापेक्ष में, नहीं बदल रहा है, देखो इधर y का मान बदल रहा है किसके सापेक्ष में, x को बदलते हैं तब ना y बदलता है, अरे बोलो x बदल रहा है तो y भी, पक्का बात है। हमको यही ना सवाल पूछा गया कि y बराबर एक्स प्लस 2 है तो dy बटा, मतलब तुम क्या बात तुमसे पूछा गया है कि y का बदलने का दर x के सापेक्ष में क्या है। कैलकुलेशन क्यों पढ़ रहे थे कि कोई भी चीज बदल रहा है तब बदलने का दर पता करते हैं, कोई भी चीज बदल रहा है तो बदलने का, तो बताओ y बदल रहा है, अरे बोलो हाँ, किसके सापेक्ष में, तो किस दर से बदल रहा है ये बताइए। अगर y बदल रहा है x के सापेक्ष में तो इसके बदलने का दर क्या है, रेट क्या है, इसी को ना पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़े थे, dy बटा dx को क्या पढ़े थे, तो y में परिवर्तन x के सापेक्ष में हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको बनाना है, हमको सवाल को सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो जैसे अभी कॉन्सेप्ट तुमको दिए हैं ना वैसे सोल्व करना है। देखना बोर्ड पे, अभी तुमको ऊपर के एग्जांपल से क्या दिखा था कि अगर x को बदलेंगे तो y भी, अगर x को छोटा बदलेंगे तो y भी। आज छोटा बड़ी परिवर्तन को कौन से लिखते हैं, dx, d लगा के देखना बोर्ड पे ध्यान देना। अगर x को हम बदल रहे हैं, मान लो कि x को हम लिख देते हैं x प्लस dx, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान बढ़ा दिए कितना से, और dx छोटा है कि बड़ा है, छोटा है ना, तो x का मान बदल रहा है छोटा से कि बड़ा से, पक्का बात है, x का मान बदल रहा है छोटा से कि बड़ा से, तो y बताओ छोटा से बदलेगा क्योंकि y का मान किस पर निर्भर है, अगर x बदल गया तो y भी बदलेगा, ये तय है। अगर x बदल गया तो y भी बदलेगा, ये तय है। तो x बदला ना तो y भी बदलेगा ना, तो y कितना लिखोगे, y प्लस, क्योंकि x बदला था dx से तो y बदलेगा, क्योंकि x का dx का मतलब छोटा तो dy का मतलब, तो अगर x छोटा बदला तो y भी, क्या एकदम सही लिखा हुआ है कि कोई दिक्कत है। अब प्लस में क्या था, तो 2 बदलने वाला चीज है, तो 2 जैसे है वैसे रहेगा। क्या ये लाइन लिखना आ गया, अरे बोलो, अगर y बराबर एक्स प्लस 2 है और dy बटा dx निकालना है तो हम कहां से सोचे कि ए y का मान किस पर निर्भर है, अगर x बदलेगा तो y भी, अगर x छोटा बदलेगा तो y भी, बोलो अगर x छोटा बदलेगा तो y भी छोटा बदलेगा। मुंह से आवाज नहीं निकालेंगे तो आप नहीं सीखेंगे, आवाज निकालिए देखिए कि सीख जाइएगा, ठीक है। अगर x का मान छोटा बदलेंगे तो y भी, x का मान छोटा बदले कितना से, तो y भी बदला कितना से, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। आगे सुनो, क्वेश्चन में y का मान कितना दिया था, क्या हम y के जगह पे x प्लस 2 लिख सकते हैं, क्योंकि y बराबर x प्लस, तो x प्लस 2 लिखो चाहे y लिखो, दोनों तो बराबर है, तो क्या y की जगह लिख सकते हैं x प्लस 2, अरे बोलो हाँ, तो क्या लिखेंगे, लिख दिए, कोई दिक्कत। अब प्लस dy, y का मान पुट कर दिए क्वेश्चन से, y बराबर कितना दिया था x प्लस, तो y की जगह कितना लिख दिए, अब प्लस जो था उसको रहने दिए, इधर आ जाइए, x प्लस प्लस, सही है, देखो कुछ कटेगा, कट गया, x प्लस 2 x प्लस 2 खत्म, बोलो क्या बचा, इधर बचा dy, इधर बचा, इसको नीचे ला सकते हैं, तो क्या आएगा dy बटा बराबर, आ गया आंसर, हमको यही नहीं निकालना था, कोई दिक्कत हुआ क्या, कितना आसानी से समझ गए, ठीक है। अब एक सवाल तुमको देते हैं, तुम बना के दिखाएगा। अच्छा पहले इसको तुमको नोट करना पड़ेगा ना, तो पहले इसको आप लिखिए, हाँ लिखिए यहां से, सबसे पहले इसको लिखो,